ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक्चुअली फर्स्ट जो ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 होने की वजह से +1 होएगा, और जो सेकेंड वाले हैं उनका NS2 होने की वजह से +2 होएगा, और इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस हमारे पास नहीं है। एक बार नजर मार लें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्लियर एज द यूनिपॉजिटिव आयन, और इनका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा नोबेल गैस वाला। एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही दिया इन्होंने, ठीक है जी। ग्रुप 2 मेटल्स ऑलवेज शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर, और यहां ये डाइवेलेंट बनाएंगे। ओके, फिर होगा क्या, जब आप सेकेंड डे का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं तो इनका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाना है। एज ए रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड कोल्ड द लैटिस एनर्जी, जब ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। और एक फंडा है, जितनी ज्यादा आयनिक एनर्जी, जितनी ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनने में लैटिस एनर्जी रिलीज हो गई, नेटवर्क बनने की एनर्जी रिलीज होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और एक चीज सोचो ना, मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबिलिटी। एनर्जी का जो रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ है वो इनवर्स है। किसी भी सिस्टम में ज्यादा एनर्जी है तो अनस्टेबल है, कम एनर्जी है तो स्टेबल है, ऑलवेज का रूल है ये। Alternatively, in aqueous solution, greater enthalpy of hydration of bivalent ion is also large enough to counterbalance the sum of first and second ionization energy. Clear? Alkali metals are paramagnetic, okay, because of the presence of one unpaired. क्लियर। लेकिन एक आप बात सोचिए ना, इस पूरी सिस्टम को पढ़ने में, इस पूरे सिस्टम को पढ़ने में आपको सिर्फ दो बातें लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट वाल होगी +1, सेकंड वाल होगी +2, बाकी जितना भी लिखा हो निरी बकवास है। ओके, उसके बाद हम देख लें कि जब आप बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म की, जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे ना बच्चे, वहां 101% क्या होएगा, पैरामैग्नेटिज्म होएगा। ओके, डोनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, यूनिपॉजिटिव बन गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। पेयर्ड होते ही उसके पास कोई भी पैरामैग्नेटिज्म जैसा चीज रहेगी नहीं। नाउ इट विल शो द डायामैग्नेटिज्म। चलिए, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा फजान्स रूल की समझ दे दूं। ठीक है जी, बड़ा आसान है। देखिए, फजान रूल एक्चुअल में क्या होगा, एक कैटायन है आपके पास, दूसरा एनायन है, और एनायन इज जनरली लार्ज एज कंपेयर टू कैटायन। एनायन हमेशा बड़ा ही होता है कैटायन से। होगा क्या, अब होता क्या है कि कैटायन ना, क्यों कैटायन छोटा क्यों है आप समझे ना, साइज का और ईएनसी का इनवर्स का रिलेशन है। साइज का और ईएनसी का इनवर्स का रिलेशन है। अगर कोई छोटा है, अगर कोई भी साइज में स्मॉल है, तो पक्का उसका ईएनसी हाई है, उसका ईएनसी हाई है। तो उसने क्या किया, अपने एडजेसेंट जो एनायन है उसके उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, पोलराइजेशन। जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब हो गया साइज डिस्टोर्ट करना, साइज का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, साइज का जो शेप बना हुआ है, स्फेरिकल शेप बना है, उससे उसका उसका एलिप्टिकल हो जाना। ठीक है जी, उसका शेप डिस्टोर्ट। और जितना डिस्टोर्शन ज्यादा होगा उतना उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शेयरिंग की तरफ जाएगा। देखिए, पहले तो अलग अलग पड़े हुए थे, अब वो डिस्टोर्ट होकर शेयरिंग की तरफ बढ़ गया। और अगर शेयरिंग की तरफ बढ़ेगा तो उसमें कैसे करेक्टर आएंगे, कोवलेंट। अब एक बात समझना आप ना, अब एक बात समझना आप, अब एक बात क्या समझोगे कि अगर मेरे पास किटायन का साइज स्मॉल हो जाए, या किटायन पे जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाए, दोनों ही केस में उसका ईएनसी क्या होएगा, बढ़ेगा। या यूं मानो ईएनसी बढ़ने से साइज छोटा हुआ है, तो ईएनसी ज्यादा होने से उसकी डिस्टोर्शन पावर उसकी डिस्टोर्शन पावर के साथ साथ में पोलराइजेशन पावर, डिस्टोर्शन पावर के साथ में उसकी पोलराइजेशन पावर, ये सब एक्सट्रीम हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जैसे ही हाई होगी कोवलेंट करेक्टर आ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि लिथियम प्लस का अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ कंपाउंड बनाया जाए, क्लियर, तो लिथियम तो छोटा ही है सबके साथ। अब एनायन जितना बड़ा होगा, जितना एनायन लार्ज होगा, फुटबॉल को टेढ़ा मेढ़ा करना आसान होता है,
फुटबॉल को डिस्टोर्ट करना आसान होता है, तो एनायन का साइज अगर लार्ज होएगा तो उसका डिस्टोर्ट होना, उसमें डिस्टोर्शन होना इजी हो जाएगा। तो आई बड़े साइज का कोवलेंट, बी आर छोटे साइज का कंपेरेटिवली लेस कोवलेंट मोर आयनिक। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये मैक्स आयोनिक हो गया, ये मैक्स आयनिक हो गया है। और यहां इसके साथ ये मैक्स क्या बन गया है, कोवलेंट बन गया है। तो एल आई एफ इज आयोनिक, एल आई आई इज कोवलेंट। ठीक है जी, तो एक बार देख लें इन बातों को हम लोग। एल्कली मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionic character of the compound increases from ionic characters are increases from lithium to cesium। अगर मेरे पास लिथियम है छोटे साइज का, सीजियम बड़े साइज का, इसने कोवलेंट कैरेक्टर बनाना है और इसने इसने डिस्टोर्शन कम करने की वजह से आयनिक बनाना है, तो ठीक लिख रहा है ये टॉप से बॉटम। इसकी टेंडेंसी टू मेक द आयनिक बॉन्ड क्या होगी, बढ़ेगी। आयनिक बॉन्ड क्या होगी, टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है जी, साइज बढ़ रहा, डिस्टोर्शन पावर घट गई, तो आयनिक बना कोवलेंट की जगह पे, आयनिक बना कोवलेंट की जगह पे। ठीक है, अब यही सेम इसमें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। मोस्ट ऑफ एलिमेंट ग्रुप 2 क्लियर ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, क्लियर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म द आयनिक कंपाउंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें भी अगर हमें घुसना हो, इसमें भी हमें घुसना हो, तो बेरिलियम छोटा कोवलेंट, मैग्नीशियम थोड़ा कम कोवलेंट मोर आयनिक, धीरे 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 बेरियम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आयनिक और लीस्ट कोवलेंट। तो कंक्लूजन निकालते हैं सारी बातों का इसको रब करके। लिथियम, सीजियम, स्मॉल कोवलेंट, लार्ज आयोनिक। सेम बात बेरिलियम स्मॉल क्या होएगा, कोवलेंट, बेरियम प्लस 2 क्या हो जाएगा, आयनिक। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? लो जी, अब छोटे थे तो कोवलेंट, बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट जैसा मैंने आपको बताया, ओनली और लिखा है। मैग्नीशियम आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मेक द कोवलेंट कंपाउंड्स। तो पूरे का कंक्लूजन आपके दिमाग में एंट्री कर गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एल्कली मेटल आयन हैज द लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन? तो लिथियम प्लस हुआ, एक्वस हुआ, लार्जेस्ट साइज हो गया, कंफ्यूज मत हो, पानी में कह रहा हूं लार्जेस्ट साइज, और लीस्ट क्या हो गई है, मोबिलिटी। Why are alkali metals not found in nature? Because these are very reactive। ठीक है जी, नॉट फाउंड इन नेचर, फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। Why salts of group 2 elements are much more hydrated as compared to salt of group 2? ग्रुप 2 के ग्रुप 1 के कंपैरिजन में सेकंड वालों का ज्यादा हाइड्रेशन क्यों हुआ? एक तो चार्ज ज्यादा है और साइज भी कंपैरेटिवली स्मॉलर है। मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज की डायरेक्टली है और डिस्टेंस की, रेडियस की इनवर्सली है। तो फर्स्ट डे के कंपैरिजन में सेकंड डे वालों का चार्ज भी बढ़ गया और साइज छोटा हो गया। वाई बेरिलियम नॉट रिगार्डेड एज ट्रू एल्कली? इसको ट्रू एल्कली क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एक तो स्मॉल है, कोवलेंट कैरेक्टर है इसके अंदर, क्लियर है, एम्फोट्रिक नेचर बना रहा है, बाकी सारे बेसिक बनाते हैं। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम, oxides and hydroxide of beryllium are amphoteric in nature, therefore it is not regarded as the true alkali। बाकी सबके कैसे हैं, आयोनिक, बेसिक, और ये क्या बना रहा है, एम्फोटेरिक, बेरिलियम। और मैंने आपको पहले ही बताया था बेरिलियम का एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशन है, और एल्यूमिनियम हम ग्रुप नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। नेचर वाइज इट इज एम्फोटेरिक। कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1, वेरी सिंपल, साइज बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को आप एक बात और बोल सकते हैं, मेटेलिक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक्सेप्ट करना। तो लिथियम के कंपैरिजन में सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इजी, इजी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी है इसकी, इजी इलेक्ट्रॉन। सो इट इज वेरी गुड मेटल एज वेल एज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लें, क्लियर। वाई एल्कली मेटल
आयंस हैव लो आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज हाइड्रेटेड फॉर्म में साइज लार्ज हो गया। एल्कली मेटल फ्री फॉर्म में क्यों नहीं मिलते नेचर में, क्योंकि रिएक्टिव है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मच मोर हाइड्रेटेड है क्योंकि उनका चार्ज भी ज्यादा है, साइज भी छोटा है। बेरिलियम को हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके कंपाउंड्स एम्फोटेरिक इन नेचर है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1 पे बोलें तो साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इनकी बढ़ती जा रही है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी बच्चे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, उतना अच्छा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होएगा और उतना अच्छा वो मेटल भी होने वाला है, उतना अच्छा वो मेटल भी होने वाला है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब बढ़ते हैं डेंसिटी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डेंसिटी में हमारी नाक कटवाई है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की अगर मैं बात करूं तो इसने हमारी नाक कटवाई है। वैसे तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का एक सिंपल फंडामेंटल होता है। तो मास बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बस अनएक्सेप्शनल इंक्रीज इन साइज। ठीक है जी, पोटेशियम का साइज जितना बढ़ना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम बढ़ने से इसकी डेंसिटी डाउन आ गई है, बाकी नॉर्मल है। लिथियम बस इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दें आप, इसकी जगह पे आप पोटेशियम सोडियम लिख दें और फिर आप ये ऑर्डर लिख सकते हैं। और इधर जाकर बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उसके बाद नीचे स्ट्रोंशियम एंड देन कौन है जी, बेरियम। ये बेरिलियम का इतना ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि साइज वेरी स्मॉल हो गया और इससे डेंसिटी इसकी बढ़ गई, अच्छी पैकिंग हो गई इसकी। ओके, तो वैसे इसके अंदर लिखा है ना, पोटेशियम हैज एक्सेप्शनली लार्ज वॉल्यूम, ये पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम लोग, एज कंपेयर टू द इट्स मास। ठीक है, एमपीबीपी की बात ऑलरेडी आपसे हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो हमने इसको पीछे टेबल में किया था एमपीबीपी। ओके, तो ये आपके लिए बड़ा आसान है, कोई रट्टा मारने की नीड बिल्कुल नहीं है। एमपीबीपी में आप चेक करें, फर्स्ट डे वालों के लगातार एमपी और बीपी डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा आपको क्या मिला, हल्का सा रैंडम ऑर्डर मिला, तो उसको इतना भी याद करने की नीड है नहीं, क्योंकि एमपी और बीपी कई सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, मेटलिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, साइज छोटा हो तो पैकिंग अच्छी हो जाएगी, कई चीजें ऐसी हैं जिन पे किसकी डिपेंडेंसी है, एमपीबीपी की। तो चेक कर लें भाई, एमपी एंड बीपी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। फर्स्ट डे की बात कर लें, यहां रैंडम है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस रैंडम बताकर छोड़ा हुआ है। लाइनें पढ़ दूं, with the exception of magnesium, both the melting and boiling point of the alkali earth metal decreases as we go down to the group from beryllium to radium. Magnesium shows minimum melting point and boiling point. जनरल आइडिया दिया हुआ है, और मैग्नीशियम वैसे भी सॉफ्ट मेटल है, मैग्नीशियम वैसे भी एक सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, बस आप डेंसिटी याद रखो, नाक किसने कटवाई है, एन के। टॉप से बॉटम बढ़ रहा था, टॉप से बॉटम बढ़ रहा था, यहां कम हो गया। ठीक है जी, ये लीजिए अब आया धांसू टॉपिक, जिसको बोलते हैं फ्लेम कलरेशन, जिसको बोलते हैं। अब देखो बच्चे, होता पता है क्या, जब आप फर्स्ट ए या सेकंड ए के मेटल्स को फ्लेम में हीट करते हैं तो फ्लेम में एक पर्टिकुलर कलर अपीयर होता है, और इसको भी यूं याद कर लो, VIPGYUR का उल्टा, इसका ओपोजिट ऑर्डर आएगा, इसका ओपोजिट ऑर्डर आएगा। और उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूं। लिथियम रेड कलर आ गया, ठीक है, सोडियम येलो कलर आ गया, ठीक है, पीछे आपके पास कलर आएगा पेल वॉयलेट कलर। तो जैसे से आप पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये वाले कलर अपीयर होने शुरू हो गए, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, वॉयलेट इंडिगो ब्लू। तो ये पेल वॉयलेट है, ये रेड वॉयलेट आरबी से याद कर लें, रेड ब्लू भी बोल देती हैं कुछ बुक्स, रेड ब्लू भी बोल देती हैं। ठीक है जी, और यहां आते आते आपके पास एग्जैक्टली क्या आ गया, ब्लू। तो उल्टा क्यों हो रहा है, वैसे तो आप सिंपल है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या फर्स्ट डे वाले सारे एलिमेंट, क्या फर्स्ट डे वाले सारे एलिमेंट फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका आंसर है यस। और सेकंड डे वाले क्या सारे एलिमेंट फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका आंसर है नो। बेरिलियम नहीं करता, मैग्नीशियम नहीं करता, क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना वेरी डिफिकल्ट है, और जब इलेक्ट्रॉन वेरी डिफिकल्टी से इजेक्ट होएगा
और जब इलेक्ट्रॉन वेरी डिफिकल्टी से इजेक्ट होएगा तो ये फ्लेम की लाइट से, फ्लेम की हीट से इजेक्ट होकर कलर नहीं देगा, कलर नहीं देगा, कलर नहीं देगा। क्लियर है? तो बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लेम कलरेशन, बाकी सब करते हैं। और उसमें बड़ा आसान है। क्या आसान है उसमें? जिससे मैंने आपसे बात की तो रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, और बाकी भी रेड ही है। तो रेड रेड ग्रीन रेड 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 इसी के आसपास। रेडियम को वैसे भी हम यूज नहीं करते बिकॉज दिस एलिमेंट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट इनका है, फ्लेम कलरेशन में इनका पार्टिसिपेशन है। ठीक है जी। तो अब इसको पढ़ने की नीड आपको है नहीं कि एक बंसन फ्लेम के अंदर हमने क्या किया, इस मेटल को हीट किया, और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर जब वापस आएंगे लोअर एनर्जी लेवल पे तो किसी पर्टिकुलर कलर के साथ क्या होंगे, ये एसोसिएटेड होंगे। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं वीआईबी जीवाईओआर का अपोजिट कर दें। क्लियर? तो व्हाट इज द फ्लेम कलरेशन ऑफ लिथियम? इज द रोजी रेड, पिंक रेड, हाँ पिंक बोल सकते हैं। सोडियम इज गोल्डन येलो, ओके, एंड पोटेशियम इज रेड वोलेट। क्लियर? इसके बाद ये पेल वोलेट भी बोल दें, और पोटेशियम को जनरली वोलेट भी बोल देते हैं हम लोग। उसके बाद है रेड वोलेट, RBR, रेड ब्लू, रेड वोलेट, और CGM ब्लू। वैसे कलर नहीं पूछते, वो पता क्या पूछते हैं, कौन फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सारे कर रहे हैं ये, और उधर बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर सारे कर रहे हैं। और वो दो ही कलर के पीछे पड़े हुए, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ब्रिक रेड, ईंटें होती है ना जिससे, कैल्शियम, हाँ, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एंड देन एप्पल ग्रीन, एंड फाइनली आपके पास कौन है, कैरामाइन रेड। ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। ये एक मेटल सरफेस है, नाम पे जाए आप, नाम पे, नाम में बहुत कुछ रखा है, केमिस्ट्री में तो नाम में बहुत कुछ रखा है। यहां एक फोटोन ने स्ट्राइक किया, यहां एक फोटोन ने स्ट्राइक किया, और फोटोन के स्ट्राइक करते ही जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे ना वो इजेक्ट कर गए। ठीक है? और फोटोन मतलब VIB GYOR, मतलब विजिबल लाइट। फोटोन मतलब विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट के इन्फ्लुएंस में अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दे, अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दे तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वो मेटल होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अदरवाइज लाइट के इन्फ्लुएंस में अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाए तो दुनिया में हर जगह पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही दिखेगा, आयरन में भी दिखेगा, एल्यूमिनियम में भी दिखेगा। तो ये कौन देता है? लिथियम छोटा साइज है, नो। सोडियम में हल्का फुल्का, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेन एलिमेंट्स है जिसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट व्हेन मेटल is responsible to conduct the electricity. Under the influence of light, photon, vibgyor, visible light, when metal is responsible to give the conductance of electron, conducts the electricity, that is known as a photoelectric effect produced by the photon of current, photoelectric effect। समझ गए मेरी बात को? तो मेटल सीजियम फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है फोटो सोलर सेल्स के अंदर, सीजियम यूज कर रहे हैं, रुबिडियम भी और पोटेशियम भी, इन दोनों पे हमें शक है। और सेकंड का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे, क्योंकि उनके आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या है, वेरी, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या है, वेरी हाई। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या है, वेरी हाई। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पाए तो इस पूरे पेज पे काम की बात क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दे रहा है? फर्स्ट डे का लिथियम सोडियम, नो, बाकी सारे। ठीक है जी। और सेकंड डे का कोई भी नहीं, सेकंड डे का कोई भी नहीं। वजह क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। वजह क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। सीजियम और फ्रेंशियम लिक्विड क्यों है भाई? एक तो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग सुपर वीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग सुपर वीक क्यों है? क्योंकि इनका साइज लार्ज है। उससे क्या हो गया? पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। पैकिंग कैसी हो जाएगी इसकी? पुअर। और पुअर पैकिंग से मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। पुअर पैकिंग से मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली ओबे कर रहे हैं तो। ठीक है जी। कंपेयर द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2। अभी बताई था आपको। इसकी नाक किसने कटवाई है? लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम। जिसने नाक कटवाई है वो आपके पास है
पोटेशियम, ठीक है जी। लिथियम सोडियम ये इस तरीके से चलेगा। और फिर आपके पास बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है जी, ये इस तरीके से आएगा। बेरिलियम की हाईएस्ट क्यों हो गई है? मतलब इन तीनों में हाईएस्ट क्यों हो गई है? उसकी वजह साफ है, क्योंकि इसका साइज वेरी स्मॉल होने से डेंसिटी बढ़ गई है। ओके, अब है स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बड़ी सिंपल सी बात जान लें, जो फ्रेंडशिप है ना बच्चे, दोस्ती, क्लियर, वो स्मॉल स्मॉल लार्ज लार्ज, अगर ऐसा कुछ होएगा तो ये स्टेबल होएगा। अगर कभी स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल में होएगा तो ये अनस्टेबल होएगा। बस ये इसका फंडामेंटल है, ये इसका फंडामेंटल है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। इसको यूं समझाता हूं मैं, लिथियम के साथ फ्लोरीन है तो छोटे छोटे हैं दोनों, हाँ, तो ये स्टेबल है। लेकिन अब लिथियम के साथ में अगर आयोडाइड लेके चल रहे हो तो ये भाई साहब कैसे हैं? अनस्टेबल है। क्लियर, लाइन पढ़ ले। व्हेन अ कैटायन, इसकी बात हो रही है, अप्रोचेज एन एनायन, इसकी बात हो रही है। क्लियर, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैटायन, वो तो होना ही था। अभी पीछे में फजान समझा रहा था ना आपको, उसमें क्या हुआ था, कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर, कैटायन कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर है, अब यही तो लिख रहा है आपके सामने ये भी। तो होएगा क्या जी, हेंस anion gets distorted, this effect is polarization, distortion, polarization एक जैसे वर्ड है, distortion, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, polarization, greater the polarization produced, more is the concentration of electrons between the atoms, thereby decreasing the ionic character। अभी बताया था मैंने आपको, ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, फचांस के बारे में लिटरली पढ़ रहे हो आप, क्लियर, उतना उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। क्लियर है, एंड दस द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज जनरली, आयनिक स्टेबल होते हैं, आयनिक स्टेबल होते हैं, कोवलेंट वाले जनरली अगर जाइंट ना बने ग्रेफाइट डायमंड वुलरीन जैसा तो अनस्टेबल होते हैं। क्लियर, जल्दी टूटेंगे। ओके, तो इस चीज को देखते हैं जी। स्टेबिलिटी and formation of compounds is also explained on the basis of simple fact, a small cation can stabilize a small anion and vice versa. The cation with strong electrical field around it stabilizes by an anion with strong field and vice versa. The size of lithium is so small and thus it is strong field positive, इसका positive field बड़ा तगड़ा है lithium plus का। Clear, around it is therefore stabilized by a small anion O-2 or F माइनस फॉर्म्स Li2 स्टेबल, जबकि के रुबिडियम सीजियम किसके साथ स्टेबल बनाएंगे, O2 माइनस के साथ या O2 माइनस 2 के साथ। तो अगर दोनों के साइज नियरली सेम है, छोटे छोटे या बड़े बड़े, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आपको ज्यादा दिखेगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आपको ज्यादा दिखेगी या कंपाउंड्स आपको ज्यादा दिखेगी। क्लियर है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक में आपको मेरी बात समझ में आई होगी, स्मॉल स्मॉल लार्ज लार्ज स्टेबल, इफ द अपोजिट देन क्या हो जाएगा आपके पास, अनस्टेबल। ठीक है जी, ये आप रीड कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपके केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाली है। क्लियर, और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना बड़ा आसान है, और उसमें रिड्यूसिंग पावर सबसे पहले नंबर पे है। तो इसमें ये ई नोट याद नहीं करने आपने, बस एक बात याद करनी है, ले रब से कहना, ले रब से कहना, ले रब से कहना। हुआ क्या, लिथियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे समझे, जिसका भी ई नोट मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो लिथियम का देखो आप ई नोट एसआरपी माइनस में चल रहा है 3.04, ये -2.93, ये -2.927, ये -2.925 और ये -2.71। तो आपको ना इसका रट्टा मारना है ना इसका, बस आपको ले रब से कहना याद रखना है। वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन बन गया, लिथियम, उससे कम जो रुबिडियम सीजियम पोटेशियम सोडियम। तो ये मेरे पास, इसको भी नहीं पढ़ना अब आपने, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 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 पढ़ना है बस। क्लियर, ले रब से कहना, ये इसके रिड्यूसिंग पावर का एक ऑर्डर हुआ,
रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? रेडोक्स चैप्टर के अकॉर्डिंगली जिसका ई नोट जितना, रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? जिसका ई नोट एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होएगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। और ये हमारा इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो है एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तब तक आप इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लो। एक बात मैं आपको और बताने वाला था, ई नोट का डिटर्मिनेशन HIS से होता है। क्लियर? इसको याद करने का तरीका हिस। क्लियर? एच कौन है बच्चे? हाइड्रेशन एनर्जी। आई कौन है बच्चे? आयोनाइजेशन एनर्जी। एस कौन है बच्चे? सब्लिमेशन एनर्जी। हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन, हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन। अब है क्या? देखो आयोन हाइड्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, अट्रैक्शन की है तो नेगेटिव होगी। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन निकालने वाली है, पॉजिटिव होगी। सब्लाइम किसी सॉलिड को सीधे गैस में बदलना है तो अगेन पॉजिटिव होगी। क्लियर? अब इन दोनों के सम पे जब ये डोमिनेट कर गया, और ये करता है, ध्यान से सुन लो, ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है, इसको मैंने सोडियम गैस में बदला सॉलिड से, तो यहां कौन लगा? सब्लिमेशन। सोडियम गैस टू सोडियम सॉलिड, सोडियम गैस टू सोडियम सॉलिड, ये मेरी थोड़ी गलती है। सोडियम सॉलिड से सोडियम को कहां तक लेकर आ गए? गैस तक, ये सब्लिमेशन है। और उसके बाद Na+ गैस बनाया, ये आयोनाइजेशन है। उसके बाद इसको हमने पानी दे दिया, इसको एक्वस अवेलेबल करवाया, तो Na+ का क्या बन गया? एक्वस। और आप सीधे यहां भी ट्रांसफर हो जाए तो एक थर्मोडायनेमिक्स में स्टेप आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में स्टेप आएगा। अगर 1 2 3 स्टेप से ये बन रहा हो और सीधे इसी Na+ एक्वस को बना लो तो आपके पास सीधा आना ई नोट है, और 3 स्टेप के थ्रू आना हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन है। तो ई नोट इज इक्वल टू कैसे डिफाइन हुआ? HIS से। अब एक बार चेक कर लें, ये सॉलिड था बच्चे, ठीक है, ये गैस बन गया, ये गैस प्लस बन गया। क्लियर? और यहां सीधे इस पे हमने किसका डिस्कशन कर लिया? हाइड्रेशन का। पहले कौन हुआ? सब्लाइम, फिर कौन हुआ? आयोनाइज, फिर कौन हुआ? एक्वस, और ये डायरेक्ट आ गए, ये डायरेक्ट आ गए। तो इन तीनों का सम, इन तीनों का सम हमारे पास किसके बराबर होएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होएगा, ई नोट के बराबर होएगा। और जितना ई नोट कम है, जितना ई नोट कम है, जितना ई नोट कम है, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, इसको ऐसे बोले, ले रब से कहना इट इज अ डिक्रीजिंग आउट ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है जी। ग्रुप 2 हमारा रिड्यूसिंग पावर के अंदर, तो इसमें टेंशन नहीं है, डायरेक्टली टॉप टू बॉटम इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जा रही है। क्लियर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो अगर आप इन पूरी स्लाइड्स को देखें ढंग से, पूरी स्लाइड्स को देखें ढंग से, तो इसमें 2 क्वेश्चन बने। रिड्यूसिंग पावर ऑफ फर्स्ट है लेयर अप से कहना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे।